और हमने जो है एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, हमने कहा कि वो एनर्जी जो हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए या फिर इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी चाहिए, हमने कहा था कि वो एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फिर हमने कल बात की थी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की। हमने कहा था कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या होता है, कैसी चीज़ है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में बनती है और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फ़ौरन से ही वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है और वो नई जो चीज़ है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की। ठीक है, तो हमने कहा कि जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो उस टाइम बनता है जब जो है रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और दरमियान में एक स्टेट आती है जिसको हमने नाम दिया था एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का। ये सारी बातें कल हमने पढ़ी थी, आज हमने दो ग्राफ्स हैं वो डिस्कस करने हैं और इसके अलावा बस यही चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बच्चे जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, आप समझें कि वो एक ऐसी एनर्जी है जब तक हम उस एनर्जी तक नहीं जाएंगे हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, या आप ये कह लें कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो ग्राफ है ना इसको देखना है। ये देखें बच्चे, यहाँ पर एक साइड पे उसने दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी, नीचे उसने दिया हुआ है रिएक्शन के आया के रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रहा है या एक्सोथर्मिक हो रहा है, ये वाला। ठीक है, नीचे उसने एक जगह पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा है और जो दूसरा ग्राफ है वहाँ पर उसने क्या लिखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें दो उसने लिखी हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कैसे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है। अब बच्चे यहाँ पर देखें, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये रिएक्टेंट्स की लाइन है, ये यहाँ से जहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है ये रिएक्टेंट्स की लाइन है, मतलब कि रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे कम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोडक्ट की है, ये सबसे नीचे जो लाइन है वो बता रही है। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है ना बच्चों वो किसकी है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की। आप यहाँ पर ये जो चीज़ है वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है। ठीक है, अब कहता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उसी टाइम कन्वर्ट होगा जब वो एक्टिवेशन एनर्जी जितना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर लेगा, तो ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, तो आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हमें थोड़ी चाहिए। क्यों थोड़ी चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले ही एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है। एक्सो का मतलब होता है कि हीट जो है आपकी वो सिस्टम से बाहर जाएगी, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडो में ये होता है कि सिस्टम के अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है जो दरमियान में यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है। ठीक है, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उसी टाइम कन्वर्ट होंगे, उस टाइम कन्वर्ट होंगे जब रिएक्टेंट्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी ई, ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, ए स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एंड ई स्टैंड फॉर एनर्जी। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उसी टाइम कन्वर्ट होंगे जब उनके पास ये जो यूं करके लाइन बनी हुई है इतनी एनर्जी होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये तो केस था, किसकी बात कर रहे थे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब कि सिस्टम की हीट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो सिस्टम से बाहर निकल रही है। लेकिन यहाँ पर ही अगर हम देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो कहता है
एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं ताकि रिएक्शन टेक प्लेस हो। तो आपने इस ग्राफ से ये बात याद रखनी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें ज़्यादा एक्टिवेशन की जो एनर्जी है वो चाहिए, और जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपने इसको देखना है, और इसमें से फिर आपने ये भी याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की रिएक्शन जो एनर्जी है वो कम है। अब ये जो डेल्टा एच लिखा है ना, ये वो हीट है जो एज अ होल सिस्टम से निकल रही है, मतलब जो एज अ होल जो सिस्टम है उसमें जो हीट निकलेगी वो हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर एंडोथर्मी की बात की जाए तो कहते हैं कि एंडोथर्मी में इतनी हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। एंडो मतलब है कि आप सिस्टम के अंदर हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जब बनेगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू स्मॉल होगी, लेकिन जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, हम अभी चलते हैं थ्योरी पे और फिर थ्योरी से एक दफ़ा उसको पढ़ते हैं और फिर दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। हमने कल बात की थी फिगर 11.5 ए एंड बी तक, यहाँ तक बात की थी। व्हेन द मॉलिक्यूल्स, यहाँ से देख लेते हैं, ये सारा थ्योरी है। व्हेन द मॉलिक्यूल स्लो डाउन जस्ट बिफोर द कोलिजन देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड दिस देयर रिजल्ट इन द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहता है जब क्या होता है, मॉलिक्यूल स्लो डाउन होते हैं जब वो टकराते हैं, और जब उसके बाद आहिस्ता हो जाते हैं। देख रहे हैं जब कोई चीज़ टकरा रही है तो जब वो टकराएगी उस टाइम उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थोड़ी हो जाएगी और वो पास पास आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से, तो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब भी दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ये बात आपने याद रखनी है। The process can be understood with the help of a graph between the path of a reaction and the potential energy of the reacting molecules। तो हमने नीचे जो ग्राफ को डिस्कस किया, हम उसको उसको कहते हैं हमने डिस्कस करना, देखना है कि कैसे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसका इफेक्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चेंज होती है। ठीक है, कहता है द रिएक्टेंट रीच द पीक ऑफ द कर्व टू फॉर्म एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। आपने देखा यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर कहते हैं ये पीक बन रही है, पीक वो इस बात, ये जो शेप है ना, ये वाली शेप बच्चे, ये जो ऐसे करके शेप बने इसको वो पीक कह रहे हैं। कहता है कि जब तक रिएक्टेंट इस पीक में से नहीं गुजरेगा हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, और जितनी पीक बड़ी हो जाएगी, जितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, उतना ही रिएक्शन की पॉसिबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। या आप ये कह दें कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी उतना ही रिएक्शन का रेट थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्शन के रेट को स्टार्ट कर रही है, रिएक्शन को स्टार्ट कर रही है। EA is the energy, EA क्या है, activation energy, EA is the energy of activation and it appears as potential energy hill between the reactant and product। कहता है कि energy of activation जो है वो क्या है, एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो दो चीज़ों के दरमियान में लिंक कर रही है। कौन कौन सी चीज़ों के दरमियान, रिएक्टेंट के दरमियान, और दूसरी कौन सी है, प्रोडक्ट के दरमियान। Only the colliding molecule with proper activation energy will be able to climb up the hill and give the product। कहते हैं सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस स्लोप के ऊपर जाएंगे जिनके पास मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। इफ द कंबाइंड इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन EA, अगर कहता है कि काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा, रिएक्शन उसी टाइम प्लेस होगा जब काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी। दे विल बी अनएबल टू रीच द टॉप ऑफ द हिल एंड फॉल बैक केमिकली अनचेंज। तो कहता है वो अनचेंज रहेंगे जब तक हमारे पास न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगी, जब तक हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं आ जाएगी। द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैन बी यूज टू स्टडी द हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन।
द हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहते हैं जो हीट हम बात करें, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, हम किसकी बेस पे बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बेस पे बात कर रहे हैं। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो कहता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी लो होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जब हम रिएट निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट की हीट है उसमें से हमने रिएक्टेंट की हीट को माइनस करना है। जब प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। एज अ डिक्रीज, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट आर एट हायर लेवल देन द रिएक्टेंट एंड फॉर सच रिएक्शन अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी टू बी नीडेड फॉर द रिएक्शन। ये इसी ग्राफ की बात कर रहा है जिसको हमने अभी डिस्कस किया। कहता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, ये जो हिल है इसमें से उसको पास होना पड़ेगा और उसके बाद कहता है कि ये रिएक्शन होगा। ये वाला जो ऐसे करके हमने बनाई हुई है चीज़, कहता है यहाँ से जो है इस हिल में से जो है वो पास करेगा तो ही रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। आपने सर यही बात याद रखनी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होते हैं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें मैक्सिमम चाहिए, लेकिन जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो पहले ही हीट इवॉल्व हो रही है तो वहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो चाहिए, लेकिन उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। The energy of activation of forward and backward reaction are different for all the reaction। कहता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अगर तो रिएक्शन दो स्टेप्स में जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिफरेंट होगी। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कहता है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आप देखें कि एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड की एनर्जी लेस होगी और बैकवर्ड की ज़्यादा होगी, तो ही कहता है कि हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, मतलब हीट इवॉल्व होगी। और अगर हम एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड के केस में ज़्यादा है और बैकवर्ड के केस में थोड़ी है, ठीक है। Energy of activation of the reaction provide a valuable information about the way a reaction take place and thus help to understand the reaction। और कहता है ये रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में, रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन लेने में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, तो कहता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की कम होगी और बैकवर्ड की ज़्यादा होगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड की क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो है बैकवर्ड की थोड़ी होगी, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। उसके बाद ये डायग्राम आपकी बुक पे नहीं है और इतना सही था आज का टॉपिक, इतना सही था आपका आज का टॉपिक, ग्राफ था आई गेस इसमें। हाँ जी, उसके बाद है कि द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर डिफरेंट फॉर ऑल द रिएक्शन। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड के लिए ज़्यादा है, बैकवर्ड के लिए कम है। ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में उसने बताई हुई हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ जो ग्राफ है उसको देख लेना, आप ग्राफ को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे जो है वो वैल्यूज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर देख लें एक दफ़ा, कल हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है कि यहाँ पर ये अगर रिएक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब जब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कहते हैं क्या हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक के केस में जो रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। आप यहाँ पर ग्राफ से देख सकते हैं। और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो बना है उसको भी एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली इतनी एनर्जी होगी तो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट से कहाँ पर जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। और एंडोथर्मी के केस में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी क्या होगा कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। ये बात थी सारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। और अगर एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा तो क्या केस होगा। Sure.